यदि गौर से सुने तो हर पैसा कुछ कहता है। क्या कहता है? पैसा कहता है कि मुझे आज बचा लो, मैं आपका कल बचा लूँगा। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है और मैं लोगों के फाइनेंस, बचत, इन्वेस्टमेंट, खान पान और लोगों के थॉट में परिवर्तन ला करके जीवन में परिवर्तन का एक माध्यम हूँ। तो मेरा नाम विजय है। तो पैसा कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अब पैसे के बिना सांस लेकर के देखिए, वो ऑक्सीजन जो लेंगे ना वो भी कष्ट देता है। तो पैसा हमको कमाना चाहिए, हर व्यक्ति को कमाना चाहिए। और एक पुरुष होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते आपको पैसा जितना अधिक आपके पास होगा, आपका जीवन उतना ही अधिक सरल सहज होगा। यदि पैसा आपके पास होगा तो आप दूसरों की खुल के मदद कर सकते हैं, खुल करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पैसा यदि होगा तो पैसा का न होना एक अभिशाप है और पैसे का होना एक उपलब्धि है। तो पैसा हमको बचाना चाहिए। हम जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी स्रोत हो, चाहे वो हम कोई बिजनेस करते हों, चाहे हम कोई नौकरी करते हों, चाहे वो सैलरी उठाते हों, चाहे कमीशन पे हो, जो भी हम पैसा कमाते हैं उस पैसे का एक हिस्सा हम लोगों को बचाना चाहिए। यदि आज हम उसे बचा लेंगे तो भविष्य में जो भी दिक्कतें परेशानियां होगी, हमारा कल वो पैसा बचा लेगा। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम हमारी जो भी इनकम होती है उस इनकम का 10% पैसा तो बचाना ही बचाना चाहिए। एक चीज़ और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो कमाई का जो आदमी का जो खर्च होता है ना, वो 10,000 रुपये में भी चल जाता है, 1,00,000 रुपये भी कम पड़ता है। ये जो सभी चीज़ें डिपेंड करती है ना, वो हमारे रहन सहन की शैली पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा खर्चा ही नहीं आ रहा है, कैसे हम पैसा बचाएं? पैसा बचाने की आदत डालनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यदि हम ये सोचते हैं कि हम महीने का खर्च करके अंत में जो बचेगा उसको बचा लेंगे, तो कभी नहीं बचेगा। पे योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने को पे करिए। जैसे ही हमारी सैलरी, जो भी हमारे महीने का इनकम आता हो, उस इनकम का एक छोटा हिस्सा सबसे पहले हमें अलग कर देना है। वो बचत के नाम से खर्च करना है, बचत के नाम से उसको रखना है और उसको एक खर्चे के तौर पर ही लेना चाहिए। जैसे हम ग्रासरी के सामान लेके आते हैं, जैसे हम बच्चे की फीस देते हैं, जैसे हम घूमने फिरने में खर्च करते हैं, उसी तरह से ये मान के चलिए कि जो हमारा बचत है ना, वो भी एक तरह का खर्च है। उसको भी और वो उस खर्च को सबसे पहले करना है, सबसे पहले करना है। जैसे सैलरी आती है, एक छोटा सा इनकम, जो भी उसका बचत का एक हिस्सा आप डिसाइड करें, मिनिमम 10% होना चाहिए। उसको एक अलग बैंक खाता खोलिए, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। यदि कर देते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे रकम कहते हैं ना कि वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद का उसमें आकार मायने नहीं रखता है, उसमें मायने रखता है कि बूंद का लगातार गिरना। तो यदि छोटी छोटी रकम हम उसमें दूसरे अकाउंट में सेविंग करते रहते हैं तो वो एक बड़ी रकम हो जाती है। अब वो जो बड़ी रकम हो जाती है तो एक समय बाद हमें जो भी भविष्य की दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं उसको बचाने का काम करती है। लेकिन हमको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि पैसा सिर्फ बचा लेने से, बचत कर लेने से कोई अमीर नहीं बनता है, कोई पैसे वाला नहीं बनता है। क्योंकि जो पैसा होता है ना, जो बचत वाला पैसा होता है, उसको महंगाई जो होती है ना, मुद्रास्फीति जो होती है, वो हर महीने उसकी वैल्यू को कम करती जाती है, हर साल कम करती है। जो भी आज के डेट में जो भी आप वस्तु लेते हैं, आज के 1 साल बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत जो होती है बढ़ जाती है। यानी मान लीजिए हम एक मोबाइल फ़ोन की ही बात करें, एक आज के डेट में यदि एक मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये का आ रहा है, तो अगले साल यदि आप जाएंगे देखेंगे तो उस मोबाइल फ़ोन की जो कीमत हो जाएगी, यानी उस पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए फ़ोन आते रहते हैं उसमें, तो उसकी जो कीमत हो जाएगी, मान चलेगा कि वो 5,000 से बढ़ करके 5500 हो रहा है। तो यदि आपके पास पैसा रखा हुआ है 5,000 रुपया, यदि वो 5500 रुपया नहीं हुआ, इसका मतलब आप 500 रुपये के नुकसान में। इस तरह से पैसा का सिर्फ बचत करना ही नहीं है, बचत करने वाला अमीर नहीं होता है, बल्कि उस पैसे को काम पर लगाने वाला अमीर होता है। तो काम पे लगाने वाले से क्या होता है, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं एक आम बात करता हूँ कि यदि सिर्फ पैसे को आप अपने पास रखे रहिए तो महंगाई कैसे बढ़ रही है।
खान पान के खर्चे 5-6% की दर से बढ़ रहे हैं, यानी आज यदि 100 रुपये है, अगले साल 105 रुपये, उसके अगले साल 110 रुपये, ऐसे बढ़ रहा है। उसी तरह से यदि आप देखें रहन सहन में जो सामान्य घूम होता है, रहन सहन में भी लगभग 8-9% की दर से बढ़ रहा है। यानी आज 100 रुपया है तो अगले साल 108, 109 रुपये। आप देखिए कहीं भी मकान पे कोई रेंट लीजिए, रेंट पर मकान लीजिए, दुकान लीजिए, तो हर साल 10% की दर से बढ़ाते रहते हैं, यानी वो भी 10% की दर से बढ़ रहा है। रहन सहन पे, कपड़ों पे खर्च, तमाम तरह की जो खर्च होता है। इसके बाद तो अन्य खर्चे होते हैं, वो घूमने फिरने पे, वो भी लगभग 10% की दर से बढ़ रहा है। इसके बाद जो बड़े खर्चे होते हैं बढ़ने वाले तेज से, वो होता है एजुकेशन पर, जो बच्चे की शिक्षा होती है, वो भी लगभग 14% की दर से बढ़ रहा है। याद करिए आज से जब आप पढ़ते थे तो वो उस समय कितनी फीस थी, और आज जो आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको देखिए कितनी फीस है। आप दंग रह जाएंगे किस तरीके से फीस बढ़ रही है, बहुत दंग रह जाएंगे बिल्कुल फीस। और वो जो फीस हुए हर साल लगभग 14%, 15% की दर से बढ़ रही है। यानी आज के डेट में थी 10,000 तो अगले साल 14,000, नहीं सॉरी 11,400, उसके अगले साल 13,000, ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ रहा है लगातार। हमको आपको सतर्क होना है, हमें उस वो जो खर्चे भविष्य में बढ़ रहे हैं उस खर्चों को हमको मीट आउट करना है। इसके वो जो बड़ा खर्चा है वो खर्चा होता है हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, दवा इलाज खर्चे होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दवा और मेडिकल के जो खर्चे होते हैं वो इससे भी तेज गति से बढ़ रहा है, लगभग 18 से लेकर के 20% की दर से बढ़ रहा है। यानी आज जिस इलाज में खर्चा लगभग 1 लाख रुपये का हो रहा है, तो मान के चलिए कि अगले साल इसका जो खर्चा होगा 1,20,000 होगा, उसके अगले साल खर्चा 1,40,000 होगा। यानी इस दर से, एक्सपोनेंशियल दर से बढ़ रहा है पढ़ाई लिखाई पे और मेडिकल के खर्चे पर। और इस खर्चों को यदि मीट आउट करना है तो सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा, हमको उस पैसे को निवेश करने की आदत डालना पड़ेगा। और निवेश भी कहाँ करना है, उसके लिए हमें आपको जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, हमें समझ बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो प्रॉपर वे में जो तरीके होते हैं, जैसे एफडी होता है, पीपीएफ होता है, एनएससी होता है, केबीपी होता है, इन सब साधनों को छोड़ देना है हमको आपको, क्योंकि इन साधनों में मुश्किल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मुश्किल से 6-7% के आसपास होता है। हमें इसको छोड़ करके जो दूसरे रास्ते होते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद यदि आप बात करेंगे तो गोल्ड में भी जो ग्रोथ होता है ना वो 8-10% के आसपास होता है। दूसरे जो रास्ते होते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो होता है आपके रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन रियल इस्टेट के साथ दिक्कत क्या होती है, उसके साथ आपको एक साथ ह्यूज अमाउंट चाहिए, और उसमें लिक्विडिटी की जो समस्या होती है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। लिक्विडिटी से आशय है कि जिस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी वो प्लाट बिकेगा ही नहीं, तो वो थोड़ा सा एक इशू फंसता है। सबसे अच्छा होता है स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट का रास्ता देखिए, इसके बारे में समझ पड़ाइए। मेरा अपना मानना है कि हम जीवन में जितनी बड़ी गलतियां करते हैं, उन गलतियों में सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती होती है स्टॉक मार्केट के बारे में समझ को नहीं बढ़ाना। तो हमें स्टॉक मार्केट के बारे में समझ बढ़ाना। यदि समझ नहीं हो रहा है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ अच्छे फंड्स लेते हैं और उसमें एसआईपी करते हैं। एसआईपी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा उपाय है जहाँ मुश्किल से 100 रुपया से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं फंसता। आप 100 रुपया 200 रुपया जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इसको बढ़ाते रहिए। तो शुरुआत करिए, जो आप बचत वहाँ पैसा बचा रहे हैं उस पैसे को एक इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आप उस पूरे पैसे को एसआईपी का रूप दीजिए। म्यूचुअल फंड की एसआईपी करिए 500, 1000 जितने का होता है उतने का एसआईपी करिए और समय के अनुसार बढ़ाते रहिए। जैसे आपकी सैलरी आती है उस सैलरी का एक 10% हिस्सा अलग कर दीजिए जो कि एसआईपी के लिए कर दीजिए। बाकी जो 90% पैसा बचता है उसमें हमें रहने की आदत डालनी है। प्रयास करना है कि हमारे सारे खर्चे, महीने खर्चे जो है उसी 90% के अंदर निबट जाए। और वक्त के साथ जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमें बचत की जो धनराशि है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और उसी के समानांतर हमें इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे एक सरकारी कर्मचारी जो होता है, सरकारी कर्मचारी के साल में 3 बार पेमेंट पड़ती है, 2 डीए हो जाता है, एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो किसी एक को यदि आप इसके नाम सुपुर्द कर देंगे तो बाकी काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो पैसे को बचाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना जीवन देख लीजिए कैसे होता है। यदि पैसा आपके पास है तो आप एक सामर्थ्यवान हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। पैसा एक बुराई नहीं है,
पैसा एक अच्छाई है और इसको स्वीकार करिए कि हमको आपको पैसा कमाना है। स्वीकार करिए। यदि आप नफरत करेंगे पैसे वालों से तो नहीं, हमको प्रेम से करना है और पैसे वाला बनने का प्रयास करने वाला है। एक पैसे वाला जो आदमी होता है ना, दूसरों के जीवन में सरल सहज करता है क्योंकि वो सक्षम होता है। जो अकिंचन व्यक्ति होता है, निर्धन व्यक्ति होता है, जिसको पैसा कुछ नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाता है, वो मदद नहीं कर सकता। केवल किसी, आपको देख लीजिए, किसी मित्र साथी को देख लीजिए, किसी हॉस्पिटल में कोई हो, एक आदमी ऐसे ही जा कर के खड़ा हो और दूसरा आदमी पैसे लेके खड़ा हो, देखिए किसका महत्व होता है। तो मतलब मेरा कहना है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पैसा जिसके पास नहीं हो बेकार है, लेकिन यदि पैसा आपके पास होता है तो आप और अधिक सामर्थ्यवान और सक्षम और मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।